Hello everyone, myself is VP Singh, Faculty of Physics. Today I am going to start fluid mechanics, जिसके अंदर हम बोर्ड नीट और जेईई मेंस एडवांस के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इसका फंडामेंटल कुछ पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड। ठीक है, पहला टॉपिक रहेगा अपना डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। करेक्ट, तो इस डिफरेंस को हम लोग दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दिस इज द सॉलिड, करेक्ट, दिस इज द सॉलिड। अब हमने क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई ऑन दिस सॉलिड। सपोज दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। ये क्या है, एक फिक्स टेंजेंशियल फोर्स। क्या है, फिक्स मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक फिक्स है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन समथिंग। ठीक है, फिक्स टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप इसमें एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे तो जो ब्लॉक है, सॉलिड है, इसमें एक डिफॉर्मेशन अकर हुआ। ठीक है, सपोज ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स दिस ब्लॉक डिफॉर्म लाइक दिस। ठीक है, डिफॉर्म समथिंग 5 एंड 5। दिस डिफॉर्मेशन क्या रहेगा, एक फिक्स डिफॉर्मेशन रहेगा, फिक्स डिफॉर्मेशन अकर। करेक्ट, इसमें क्या हुआ, एक फिक्स डिफॉर्मेशन अकर हुआ। सिमिलरली हम भी एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लूइड का पार्टिकल लेते हैं। क्या है, फ्लूइड। करेक्ट, इसी तरीके से we apply a tangential force, similar apply a tangential force F। ये क्या है, एक फिक्स टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स ये फ्लूइड डिफॉर्म हुआ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये फ्लूइड क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। φ1 और φ2, यहाँ φ1, दिस इज द φ2, मीन्स दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। मीन्स जो डिफॉर्मेशन सॉलिड में हो रहा था एक फिक्स डिफॉर्मेशन था, लेकिन यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अगर। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड के अंदर एक टेंजेंशियल फोर्स के एप्लीकेशन के बाद उसमें एक डिफॉर्मेशन होता है, वो फिक्स रहेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ द फ्लूइड दिस डिफॉर्मेशन कैसा रहेगा, एक कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होगा। दिस मींस यहां से आप फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हो कि सब्सटेंस द फ्लूइड इज substance that deform continuously under the application of tangential force। इस तरीके से हम फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड क्या एक सब्सटेंस है
सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म होता है कंटिन्यूसली अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जनरली पिछली क्लासों में हम पढ़ते आए हैं कि जब पूछते हैं व्हाट इज द फ्लूइड, जनरली बोल सकते थे कि सब्सटेंस व्हिच कैन बी फ्लो, दिस इज द फ्लूइड। क्लियर? लेकिन वो डेफिनेशन थी, उससे पहले की जो फंडामेंटल है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है। लिख सकते हो, जैसे कि आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो उस चीज को। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी को आगे मैं पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस में आगे चलेंगे। इससे नेक्स्ट, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस fluid flow under a application of tangential force। तो यहां से आप फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए, there are two types of the fluid, there are two types of fluid। फ्लूइड टू टाइप्स के पढ़ोगे आप। पहला क्या होगा, लिक्विड फ्लो हो सकता है ना, करेक्ट। सेकेंड गैस ऑल्सो कैन फ्लो। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ द सॉलिड एंड fluid। Now we will discuss about the some property of the fluid which are help us to understand this chapter। Clear? तो सीक्वेंस में हम कुछ प्रॉपर्टी, इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे जो कि हमको इस चैप्टर को समझने में और नीट में, एडवांस में, जेई में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डील करने में हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी आपकी डेंसिटी, which is represented by रो। इसको क्या कहेंगे, देखिए डेंसिटी जनरली आप 5, 6, 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, तो ज्यादा डिफाइन करने की मुझको जरूरत नहीं है। मैं मेन फॉर्मूले, मेन इसको इंट्रोड्यूस करूंगा और उस मेन डेफिनेशन है जिन प्रॉपर्टी की, जैसे डेंसिटी की, उन जो डिफाइन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं उनको यूज करके नीट में या मेंस में या एडवांस में किस तरीके से क्वेश्चन में वो टच करता है इन प्रॉपर्टियों को, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले डेंसिटी क्या होती है, जनरली मास पर यूनिट वॉल्यूम। सबको पता ही है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत पहले से आप पढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, जिसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसमें डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो से, मास हो गया m और वॉल्यूम हो गया v। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें, जनरली यूनिट की बात करोगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये सब तो आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी इसमें से क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा आपको, कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो उसमें जो फ्लूइड यूज किया गया है, लिक्विड यूज किया गया है, उसकी डेंसिटी आपको ऑल्सो गिवन होगी इन द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी आपको जनरली याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ
वाटर कितनी होती है, एक तो वाटर की टू डेंसिटी याद रखोगे इन एसआई सिस्टम में होगी 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब। सिमिलरली जो वाटर में सीजीएस में लोगे यानी कि ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगी 1 रहेगी। ये याद रखने वाली बात है, भूलनी नहीं है। जनरली लोग क्या, जनरली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि केजी पर मीटर क्यूब में 1 है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 है। याद रहे केजी क्या होता है, ग्रेटर देन ग्राम, केजी ग्रेटर देन ग्राम। तो केजी वाली है एसआई यूनिट, केजी वाली ग्रेटर होगी सीजीएस वाली से, यानी कि 1000 केजी वाला रहेगा और 1 क्या रहेगा ग्राम वाले से। एक और डेंसिटी याद रखोगे आप मर्करी की, एच डी इक्वल टू कितनी होती है 0 kg पर मीटर। करेक्ट, ये डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दिस इज अ टोटली इंट्रोडक्शन ऑफ द डेंसिटी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नीट होता है, जेईई मेंस होगा, ठीक है, वो इस डेफिनेशन को किस तरीके से यूज करके क्वेश्चन फॉर्मेशन करेगा, उसको समझेंगे एक क्वेश्चन के जरिए। ओके, लेट्स चेक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे कि नीट और जेईई मेंस और एडवांस किस तरीके से इस डेफिनेशन को, जो इजी लगती है आपको डेफिनेशन, उसको किस तरीके से यूज कर सकता है। ठीक है, देखिए सपोज these are two liquid A plus liquid B, this is the liquid B। ठीक है, लिक्विड A की डेंसिटी सपोज करो 1 ग्राम, इसकी जो डेंसिटी है कितना है 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, सेंटीमीटर क्यूब को जनरली सीसी भी लिख सकते हैं, याद रखना मैं सीसी पुट कर रहा हूं। और इसका मास जो है, मास ए इक्वल टू सपोज करो 10 ग्राम। ठीक है, जो बी लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है उसको मैं ले रहा हूं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, और इसका मास क्या है बी इक्वल टू 20 ग्राम। क्लियर, अब क्वेश्चन में बोलेगा व्हेन वी मिक्स लिक्विड ए एंड बी देन वी गॉट ए मिक्सर। एक मिक्सर प्राप्त, जब हम दोनों लिक्विडों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिक्सर प्राप्त होगा। ठीक है, उसको वो नाम सी दे देगा। ठीक है, इन दोनों को इसमें ऐड किया तो एक मिक्सर प्राप्त हुआ जिसको लिक्विड सी नाम दे दिया। अब उसकी डेंसिटी कितना होगी, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट जो इजी सी फॉर्मेशन, इजी डेफिनेशन थी, फॉर्मूला था, उसी को यूज करेंगे। देखिए कैसे डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। करेक्ट, देखिए अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। टोटल मास, जब मैंने ए और बी दोनों लिक्विडों को इसमें कंटेनर सी में क्या किया, ऐड किया, तो टोटल मास ऑफ लिक्विड सी इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इन दोनों मास को ही तो ऐड किया है। क्लियर, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सी इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मास ऑफ ए कितना है 10 ग्राम एंड मास बी कितना है 20 ग्राम। क्लियर, तो मास ऑफ सी यानी कि 30 ग्राम। ओके, ये वाला ऊपर टोटल मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, हमने ए और बी दोनों को ऐड किया है, यानी कि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। लेकिन वॉल्यूम ऑफ ए तो गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ बी तो गिवन नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात ये है कि डेंसिटी और मास तो आल्सो गिवन। क्लियर, तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, यहां से वॉल्यूम ऑफ बी फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखिए क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, अब यहां से हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, सिंपल। क्लियर,
अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए निकालना है तो मास ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए 10 ग्राम, ध्यान देते रहिए 10 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ ए कितना है 1, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बी। ठीक है, मास ऑफ बी कितना है 20 ग्राम अपॉन जो डेंसिटी ऑफ बी कितना है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। अब आपको बीए भी पता है, बीबी को पता है, और बीसी क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा बीए प्लस बीबी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया आपका एम ए प्लस एम बी, जो आप कैलकुलेट कर चुके हो। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बी ए प्लस बी बी, यू ऑल्सो कैलकुलेट अस। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30, यहाँ लिखो एम ए प्लस एम बी कितना हो गया 30 ग्राम, यहाँ से 30 ग्राम। क्लियर। अपॉन यहाँ पे बी ए कितना है, बी ए है आपका 10 सेंटीमीटर प्लस बी बी कितना है 10 सेंटीमीटर। सिंपल। तो यहाँ से आप करोगे 30 डिवाइड 30 ग्राम अपॉन 20, 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर क्यूब। इजी। तो ये कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ सी हो गई, डेंसिटी ऑफ सी इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। इस तरीके से जी मेंस और नीट में इस डेफिनेशन को डायरेक्ट यूज करेगा। इसे भी दो तरीके से, जैसे कि एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है सी की डेंसिटी, दूसरा तरीका ये है वो सी की डेंसिटी गिवन होगी, लेकिन इनमें से या ए की या बी की, इन दोनों में से एक की अननोन होगी, तो वो पूछ सकता है। प्रोसेस यही रहेगी। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट our property is the specific weight. Clear? Specific weight. देखिए प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे वो ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से पूछ लेता है, लेकिन जो जेईई एडवांस में जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी आती है ना, कुछ और भी प्रॉपर्टी होंगी, अभी ये डेंसिटी तो सबने देखी होगी, कुछ आगे देखते चलिए, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी वो डायरेक्टली आपको पढ़ के डायरेक्टली टिक करके आंसर आगे पढ़ जाओगे। ठीक है, दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट जनरल, जो मास डेंसिटी क्या थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन कोई भी मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास एम है, उस मास पे अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स टुवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ उस मास को क्या करती है, खींचती है, एक फोर्स अप्लाई करती है। दिस फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अभी डेंसिटी में निकाला मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जब वेट को पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करेंगे दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक वेट। ठीक है, सपोज यहाँ पे इसको बोलते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द W। इसको जनरली W से आप रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, मेन फॉर्मूला याद रखेंगे, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर, टोटल वॉल्यूम। अब याद रखिए दिस इज द अर्थ, क्या है, अर्थ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पे एक अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है अपने सेंटर की तरफ, दिस फोर्स इज नोन एज द वेट, जिसकी वैल्यू क्या होती है m into g, यही तो है आपका वेट, इनपुट कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे वेट क्या हो गया m into g अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, सपोज दिस ऑब्जेक्ट वॉल्यूम v, इनपुट कर देंगे, स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट w से मैं कर रहा हूँ। क्लियर। अभी ध्यान देने वाली ये बात ये है, ये क्या है, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, यानी कि दिस इज द मास डेंसिटी।
एक्चुअल में। क्लियर? तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इंटू जी। अरे भाई ये क्या है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए कुछ डेंसिटी जैसे कि स्पेसिफिक वेट आप याद रखोगे, जैसे कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 होता है। और जी सिंपल। नेक्स्ट स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी, देखो मरकरी जनरली इन दोनों में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फंसाता है आप लोगों को। मरकरी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एच जी अपॉन जी। ठीक है, ये क्या है 10 टू दी पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये कितना हो जाए, इसकी डेंसिटी कितनी थी 3600 जी हो गया। इसको कैसे लिख सकता हूं 13.6, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ इसको, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ देखिए स्पेसिफिक वेट ऑफ एच जी इक्वल टू, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 13.6 10 टू द पावर 3 जी लिख सकता हूँ ना भाई, 3 जीरो मैंने हटा के 10 टू पावर 3 में कर दिया। और यही क्या है, ये देखो ये क्या है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर मैं पुट कर सकता हूँ ना। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्करी इक्वल टू 13.6 स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, आपको याद होना चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्करी इक्वल टू 13.6 टाइम ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब आगे चलते हैं, एक और स्पेसिफिक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ओके, नेक्स्ट our property is the specific gravity। which is the represented by s, इसको जनरली s से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब आपने मास डेंसिटी पढ़ा, मास डेंसिटी क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद पढ़ा स्पेसिफिक वेट। एक्चुअल में जहां पे आप मास डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे थे, लेकिन जो स्पेसिफिक वेट में क्या निकाला था वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक वेट आल्सो नोन एज द वेट डेंसिटी। क्लियर? यहां तक कवर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज द रिलेटेड टर्म, दिस इज द रिलेटेड टर्म्स। एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताएगा कि कोई एक गिवन फ्लूइड है, वो किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड से लाइट है या हैवी है। क्लियर? ये उसकी डेंसिटी उसकी कंपैरिजन में, एक्चुअल में क्या है एक रिलेटिव टर्म्स है, कंपैरिजन करता है या उसकी डेंसिटी से ये हैवी है लाइट है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना, जिन्हें लिखेंगे इट इज रिलेटिव ना, इट इज ए डेंसिटी ऑफ ए गिवन, क्या है गिवन फ्लूइड, गिवन फ्लूइड की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेस्पेक्ट में किसी गिवन फ्लूइड की डेंसिटी कैसी है, मतलब रिलेटिव कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड। करेक्ट? नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। नाउ a question arise that what is the density of standard फ्लूइड, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। क्लियर?
तो इसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड कोई बड़ी बात नहीं है आपको। देखिए स्टैंडर्ड फ्लूइड दो ही हो सकते हैं। फ्लूइड क्या है, दो होते हैं, लिक्विड और गैस। ठीक है, अगर कोई गिवन फ्लूइड है उसमें दो ही लिक्विड हो, या लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, अगर लिक्विड की डेंसिटी यानी कि लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करोगे या फिर किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, आप याद रखोगे, अगर जो फ्लूइड है वो लिक्विड है, कैसा है, लिक्विड, या तो लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड होगा। मैं स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। अगर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर रहे हो तब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, H2O, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करोगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लोगे, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg ऑन मीटर क्यूब, ये आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहां लिक्विड हो गया, अगर गैस की भी तो पूछ सकता है, गैस इज आल्सो फ्लूइड। ठीक है, अगर लिक्विड क्या वो क्या है, फ्लूइड क्या है, एक गैस है, तब जो स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज करोगे ना वो आप यूज करोगे एयर। क्या यूज करोगे, एयर की डेंसिटी। ओके, एयर की डेंसिटी जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। क्लियर, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए इतना क्लियर हुआ, वॉच करके आप नोट कर सकते हो। मैं आगे चलता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से देखिए, अभी इसका खेल चालू कहां हुआ है। देखिए अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा था मैं एस से। डेंसिटी किसी भी लिक्विड की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करना चाहूं तो यहां से डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर नो। चलिए क्वेश्चन में ना, मैक्सिमम क्वेश्चनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी आपको। ठीक है, अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी फाइंड करना आना चाहिए। कैसे करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1000, यानी कि इक्वल टू बोल सकते हो 1000 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। सिंपल एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इक्वल टू 13.6, क्या है 13.6, याद रखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रेशियो ऑफ द टू डेंसिटी, रेशियो ऑफ टू डेंसिटी मींस डेंसिटी की यूनिट दोनों तरफ से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी है, यूनिट लेस। डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, और वेट की क्या होती है, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो स्पेसिफिक वेट की क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है किसकी, Hg, मरकरी की। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ मरकरी पूछा है। आपको अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो क्या है इसमें, बहुत इजी है। डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg। सिंपल, 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना गिवन है 13.6, 13.6 इक्वल टू कितना हो गया 3600 kg बाय मीटर क्यूब, इजी। ओके, ठीक है, एक तो ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, जो कि नीट मेंस और नीट में एडवांस में टच करेगा आपको। क्लियर, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाला नोट दिस। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नोट डाल देखिए, ए इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की, ठीक है, किसी भी
लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1। याद रखिए, लेस देन 1 मींस गिवन लिक्विड इज लाइटर देन वाटर। मतलब अगर किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है मींस जो लिक्विड है ना वो वाटर से लाइट है, हल्का है। यानी कि जब किसी कंटेनर में वाटर को और इस लिक्विड को मिक्स करोगे तो क्या होगा? जो लिक्विड होगा ना हल्का है तो वाटर नीचे रहेगा। कैसा रहेगा? वाटर नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विड रहेगा जिसकी डेंसिटी क्या है? लेस देन 1। क्लियर? ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन को टच करेगा ये। जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हल्की है वो ऊपर रहेगा, जिसकी भारी है वो नीचे रहेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बी वाला देखिए। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1, सिंपल, देन इसमें बताने वाली बात नहीं है। क्या है? गिवन लिक्विड इज हेवी। कैसा है? हेवी देन वाटर। सिंपल मीन्स जब आप एक कंटेनर में इस लिक्विड को और वाटर को मिक्स करोगे तो नीचे जो होगा ना वो लिक्विड आ जाएगा और जो ऊपर क्या रहेगा? वाटर रहेगा। सिंपल। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट जेईई मेंस नीट में टच कर सकता है, एडवांस में भी कर सकता है। क्लियर? ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, नोट डाउन। ओके, मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द बल्क मॉडुलस। क्या है? बल्क मॉडुलस। which is the represented by E। इसको ध्यान से समझिएगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में और भी टॉपिक्स में काम आएगा आपके। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में भी ये काम आएगा बहुत ज्यादा। देखिए एक बलून लिया मैंने। क्या लिया है? बलून, जिसमें एयर फिल है। क्या है इसमें? एयर। ओके, मैंने क्या किया? एक कंटेनर में रखा है, एटमॉस्फेयर है कंटेनर में। ठीक है, ये क्या है? एक बलून है जिसका वॉल्यूम V है। वॉल्यूम क्या है? V है। इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं जनरली 0 मान लेता हूं या फिर कुछ भी वैल्यू ले लेती हूं। ठीक है, यानी कि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0। क्लियर ना? अब मैंने क्या किया? इसके साथ छेड़छाड़ी स्टार्ट किया। देखिए मैंने क्या किया? इस बलून को इस तरीके से रखा और जो कंटेनर था ना, कंटेनर, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? वाटर। सेटअप यही था, ओनली मैंने क्या किया? वाटर ऐड कर दिया इस कंटेनर में। अब क्या होगा? वाटर एक्सर्ट ए थ्रस्ट ऑन दिस बलून। इस पे थ्रस्ट अप्लाई करेगा ना, इसको चारों तरफ से क्या करेगा? दबाएगा। इसको दबाएगा। ये क्या है? एयर है ना, अंदर अंदर तो एयर ही है। अब इसका जो दबाने के कारण इसको जब दबाएगा ये वाटर एक थ्रस्ट अप्लाई करेगा, यानी कि एक प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है ना? जिसके कारण इसके वॉल्यूम में चेंज होगा। सब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होगा। प्लीज सपोज करो यहाँ V है, V1 है, तो यहाँ V2 हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। अब क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू V2 माइनस V1। बट आप देख पा रहे हो जब इसको दबाया करो, इसको वाटर क्या कर रहा है? चारों तरफ से दबा रहा है, यानी कि वॉल्यूम को कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि V2 लेस देन V1, V2 लेस देन V1। क्लियर? तो यानी कि डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव।
ना इसमें जो प्रेशर लग रहा है, सपोज करो पी लग रहा है, पी जो वाटर प्रेशर अप्लाई कर रखा है कितना है, पी लग रहा है, यानी कि यहाँ पे पी नोट लग रहा था, यहाँ पी लग रहा है, ठीक है। यानी कि पी की वैल्यू यहाँ क्या है, थ्रस्ट, चेंज इन थ्रस्ट, चेंज इन थ्रस्ट निकालो, डेल्टा पी इक्वल टू पी माइनस पी नोट और पी ग्रेटर देन पी नोट, क्लियर। यानी कि डेल्टा पी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इजी, ओके। ना इतनी पिक्चर समझ में आई, ठीक है। आगे इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में देते हुए देखें क्या खेल खेलते हैं। देखिए एक टर्म होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो आपको पता है अच्छे से क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन इनर्शियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनर्शियल वॉल्यूम। लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कैसा है, नेगेटिव, तो यूज द नेगेटिव साइन, ओके। एक्चुअल में बल्क मॉडुलस की कहानी तो अब स्टार्ट होगी, इतना आपको अच्छे से ये पिक्चर क्लियर हो गई है तब, ओके। देखिए जनरली bulk modulus is a constant which is the ratio of bulk modulus is the constants which is the ratio of the thrust applied thrust divided by volumetric strength, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या बताना पड़ेगा, देखिए बल्क मॉडुलस इक्वल टू थ्रस्ट कितना था, डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या थी, नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन बी, अरे इतना ही था। दिस इज द बल्क मॉडुलस, दिस इज द बल्क मॉडुलस, ओके। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज द वॉल्यूम जो कि हैंगिंग कर रहा था, इसमें एयर थी, अरे मैंने चेंज किया था, केवल इस पे थ्रस्ट की वैल्यू चेंज की थी, न कि इसके मास की। यानी कि मास कैसा है, रिमेन कांस्टेंट, मास कैसा है, रिमेन कांस्टेंट। अगर इसका वॉल्यूम क्या है, v है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m पर v, तो मास की वैल्यू निकालोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अरे ठीक है ना। अब यहां से डिफरेंशिएशन करोगे, चेंज इन मास निकालोगे, dm इक्वल टू d(ρ)v प्लस dv इनटू रो, डिफरेंशिएशन करोगे इसका। लेकिन मास कैसा है, रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब इसमें चेंज ही नहीं है, तो dm चेंज इन मास इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मास कैसा है, रिमेन कांस्टेंट, यानी चेंज इन मास इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां से आप वैल्यू याद करो, डेल्टा v नेगेटिव इधर लिया मैं इनटू डेंसिटी इक्वल टू इधर क्या हो जाए, चेंज इन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का इधर डिवाइड कर दो, माइनस dv अपॉन v इक्वल टू ये क्या बचा, चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय रो। अरे यार इसको तो देखा है, कहाँ देखा है, देखा क्या है, देख ही रहे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनर्शियल वॉल्यूम, नेगेटिव इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय इनर्शियल वॉल्यूम। अरे इसकी वैल्यू तो यहां पुट कर सकते हैं, यही तो है, ये पुट कर दें, पुट कर दो, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रो बाय, अरे भाई इसको आप डी कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज, डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस आपको याद होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी चेंज, क्लियर, ओके। इसी का
फिर आगे खेलेंगे हम। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द दिस इज द टोटली अबाउट द बल्क मॉडुलस। अभी देखिए बल्क मॉडुलस की और भी कहानी है आगे। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस दीज आर इंटररिलेटेड प्रॉपर्टी। सो इन दोनों को साथ में कवर करके चलेंगे, तभी आसानी से समझ में आएगा और आप क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे एक साथ कनेक्ट करने के बाद। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। क्या यूज करेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। which is represented by बीटा। इसको हम क्या करोगे? बीटा से रिप्रेजेंट करोगे। देखो बल्क मॉडुलस से पता है तो कंप्रेसिबिलिटी आपको पता है, बस एक चीज याद रखनी है। क्या? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की क्या है? इट्स रेसिप्रोकल है। अरे याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है, यानी कि बीटा इक्वल टू 1 ऑन बल्क मॉडुलस। इसकी वैल्यू पुट कर दो। एक फॉर्मेट आएगी आपको, क्या इसकी वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा पी अपॉन नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन वी। इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर अपॉन वी नेगेटिव। यानी कि बीटा की वैल्यू आप याद रख सकते हो -1 अपॉन वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। ओके, कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर देना है। अच्छा, इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो डेंसिटी के फॉर्म में जब लिखोगे आप तो क्या लिख सकते हो? इसको वही आ जाएगा 1 अपॉन डेंसिटी, बस नेगेटिव साइन हट जाएगा यहाँ से, है ना? चेंज इन डेंसिटी अपॉन चेंज इन प्रेशर। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद रहे या ना रहे, मेन फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। ये याद रहना चाहिए, बाकी आप डील कर लोगे। ओके, और यही चीज क्वेश्चन में अप्लाई होगी आपके में, जो नीट और मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा, यही चीज यहाँ पर रहेगी। ठीक, इतना याद आया? ओके, अब देखो एक फ्लूइड है। देखो किस तरीके से अब नीट और जेईई मेंस और एडवांस किस तरीके से इस टॉपिक को टच करेगा, अब टोटली उसी पे बात करेंगे। देखिए, अगर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इसको ले लो बीटा। इफ dV इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कैसा है? 0 है। यानी कि आपने थ्रस्ट तो लगाया, प्रेशर तो लगाया, लेकिन वॉल्यूम में चेंज क्या हो गया? 0 होगा। वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं, यानी कि dV इक्वल टू 0। एक मिनट, लेट्स चेक। ओके, देखिए चेंज इन वॉल्यूम कैसा है? 0। इस वैल्यू में बीटा की जगह पुट करोगे तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा ऑल्सो 0। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का अगर बीटा कैसा है? 0 है, या फ्लूइड का बीटा कैसा है? 0 है, यानी कि वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि वो जो फ्लूइड है वो कैसा है? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल। लेकिन सेकंड केस देखिए, इफ dV इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, यानी कि बीटा इक्वल टू नॉट 0, बीटा भी 0 नहीं है। ये 0 टर्न होगा तभी तो बीटा 0 होगा, अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 कहां से हो गया? तो जो फ्लूइड है वो कैसा है? कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसिबल। सिंपल, याद रखने वाली बात है। यहाँ कैसे पता लेगा आपको? अगर बोलेगा उसमें ऑप्शन दे रखा होगा ए फ्लूइड फॉर ए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ध्यान दीजिएगा, फॉर ए इनकंप्रेसिबल लिक्विड बल्क मॉडुलस इक्वल टू 0 और एंड compressibility is infinite and
नेक्स्ट ऑप्शन होगा बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट एंड कंप्रेसिबिलिटी जीरो। नेक्स्ट ऑप्शन होगा बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी बोथ आर जीरो। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन होगा बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी बोथ आर इनफाइनाइट। आपको पता होना चाहिए बीटा इनकम्प्रेसिबल की बात हो रही है तो बीटा कैसा है, जीरो। लेकिन बल्क मॉडुलस किसके लिए क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट बीटा यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि इनकम्प्रेसिबल के लिए जो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि बीटा कैसा है, जीरो। इस तरीके से फंसा देगा। 4 ऑप्शन बन गए ना, और फंस जाओ। याद रखने वाली कुछ भी चीज नहीं। आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। देखो ये क्या है, एक लिक्विड की बात हुई। अब हम क्या करेंगे, जो बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो हम फाइंड करेंगे गैस के लिए, यानी कि बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी फॉर ए गैस। लेकिन ये सब समझने से पहले मैं एक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, उसको ध्यान में दे दीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, केटीजी में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसको आपको थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक समझने में आसानी, ठीक है। क्या होता है पीवी, पता ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। लेकिन ये टर्म है वो मुझे समझाना है। ये क्या है, प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस द्वारा लगाया गया प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच लिक्विड फिल, जिसमें लिक्विड फिल किया गया ना जिस कंटेनर का, उसके वॉल्यूम के इक्वल ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। क्योंकि एक अजम्पशन रहता है, केटीजी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कि जो गैस का पार्टिकल होता है ना, गैस का पार्टिकल यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। बहुत ही कम वॉल्यूम कंसिस्ट करता है पार्टिकल ऑफ गैस, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जिस कंटेनर में आप गैस फिल करोगे तो गैस का टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, उस कंटेनर का वॉल्यूम ही रहेगा, क्योंकि जो ऑक्युपाई कर रहा है पार्टिकल उसे तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, और इसको अच्छे से केटीजी में एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना जरूरी है आपके लिए। ओ ये दिस इज द मोल ऑफ गैस। ओके, मोल ऑफ गैस को अगर आगे करें, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां लिख लो क्या होगा, n इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। मैं मास को m से प्रेजेंट कर रहा हूं, मोलर मास को m नॉट से कर रहा हूं, ठीक है। ओके, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी जनरली आप दो वैल्यू याद रखोगे, आर की वैल्यू, एक तो इन टर्म्स ऑफ जूल 8.3 जूल पर मोल केल्विन। ओके, एक वैल्यू रखोगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी की टर्म्स में रखोगे 2 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन। ओके, ये वैल्यू आप, इतनी जानकारी आप आर के बारे में रखोगे। दूसरा, दिस इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस इन टर्म्स ऑफ केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, इतना याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। इतने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, इतने से अपना काम हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे थे, बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी फॉर गैस। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक पॉइंट जरूर ऐड करेगा,
गैस के लिए बल्क मॉडुलस या कंप्रेसिबिलिटी पूछेगा तो एक टर्म्स जरूर यूज करेगा, वो प्रोसेस बताएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि नो चेंज इन टेम्परेचर। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हीट कांस्टेंट, यानी देयर इज नो एक्सचेंज इन हीट, हीट में कोई चेंज नहीं होता है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो पहले देखोगे आप, गैस के लिए बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल के लिए देख लेते हैं, आइसोथर्मिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ऑप्शन होंगे, डायरेक्ट क्लिक करोगे, बस आपको प्रूफ थोड़ा सा दिखा देना उसको, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और याद भी रहे। ठीक है, आइसोथर्मल कांस्टेंट के लिए जो गैस कांस्टेंट हो जाएगा P इक्वल टू RT, temperature constant, R is also constant, number of moles also constant, means P is equal to constant. Okay, by differentiate करो, differentiate करो, change in volume, change in pressure into volume plus change in volume into pressure is equal to 0, constant का difference is 0. Okay, इस टर्म को इधर ले जाओ, नेगेटिव डेल्टा V into P is equal to, इधर ही रहा, चेंज इन प्रेशर इनटू V। ओके, V को इधर डिवाइड कर दो, माइनस डेल V अपॉन V। ओके, इधर क्या है, चेंज इन प्रेशर अपॉन, सिंपल, बस इतना ही जरूरत था आप लोगों को। अब जाइए आप मेन फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का क्या होता है, बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय के चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। सिंपल, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल लेते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, डेल्टा P अपॉन क्या है, चेंज इन प्रेशर अपॉन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर चेंज इन प्रेशर कैंसिल, तो क्या हो गया, बल्क मॉडुलस क्या हो गया, P के इक्वल हो गया। बल्क मॉडुलस यानी कि किसी भी गैस का अगर वो बोला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, उसके प्रेशर के इक्वल रहेगा, डायरेक्ट ये ऑप्शन होगा प्रेशर, और आपको टिक कर देना। क्लियर, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, इक्वल टू प्रेशर। ओके, इसके लिए आइसोथर्मल यानी लीजिए कि आइसोथर्मल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट यहीं से देख लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय बी, बीटा इक्वल टू 1 के, और के की वैल्यू प्रेशर के इक्वल है, यानी 1 P, यानी कि आइसोथर्मल जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो 1 अपॉन प्रेशर की इक्वल है, ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको टिक कर लेना है। आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल, और कंप्रेसिबिलिटी पूछा है इसका इन्वर्स कर दो, यानी 1 अपॉन प्रेशर, सिंपल। अब नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, आई थिंक दिस इज द नोटेड फॉर यू, तो मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, वो बोलेगा एक प्रोसेस बोलेगा, दोनों में से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, एक प्रोसेस बोलेगा तभी पूछेगा आपको क्वेश्चन। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या हुआ, हीट कांस्टेंट रहेगी, हीट क्या है, कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा ना गैस का इक्वेशन एडियाबैटिक के लिए, वो रहता है पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट है जो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, गामा क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं जनरली इसको। ठीक, मैं आगे बताता हूँ, अभी देखो आगे देखो, यही देख लो ना, आर इक्वल टू सीपी, रेशियो ऑफ द सीपी अपॉन सीवी, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, इट इज नोन एज द एडियाबैटिक इंडेक्स। इसको याद रखोगे कि अगर
आर की वैल्यू 1.67 यूज करोगे किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और आर की वैल्यू 1.4 यूज करोगे के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ठीक है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ लोगे तो ये याद रखने वाली चीज नहीं, वो वहीं पे अच्छे से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो वही प्रोसेस डिफरेंशिएशन करो, आपको जनरली मेन मोटिव होना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड करना, जो पिछली केस में भी वही फाइंड किया, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर इनटू वीआर प्लस डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इजी, आर वी आर -1 dV इनटू प्रेशर इज कर दो, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, ओके, ठीक है ना। अब देखिए यहां से v की पावर गामा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा dP चेंज इन प्रेशर, यहां से ये कॉमन आ गया, प्लस r, यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा v की पावर -1 बचेगा, ठीक है, dV इनटू p इज कर दो 0, इसको उधर पहुंचा दो 0 के पास, वो खत्म कर देगा इसको। अब क्या करो, इस टर्म को कैसे लिख सकते हो, dP प्लस गामा, ये क्या है dV -1 पावर है यानी नीचे ले जाऊं मैं, ठीक है, और प्रेशर इज 0। यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड करोगे, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस की dV अपॉन V में इधर ले आया, नेगेटिव हो गई, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर बचा था चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, इस टर्म को इधर डिवाइड कर देंगे, अरे यार कंफ्यूज ना हो, आसानी से देख लो, देखो ये टर्म आ गया नेगेटिव गामा dV अपॉन V इनटू P, ठीक है, हमको चाहिए ये माइनस dV अपॉन V, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज इन प्रेशर अपॉन गामा P, सिंपल, इतना आपने फाइंड कर दिया, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इसकी वैल्यू तो पुट करनी डायरेक्ट आपको मेन फॉर्मूले में, ठीक है। आई थिंक दिस प्रोसेस यू विल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे इस वैल्यू को ही पुट करना है, ओके। नाउ अब आपको पता है मेन फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, करेक्ट, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर ही चुके हो, क्लियर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ अपॉन इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, यहाँ पे निकाले थे, वो कितना निकला था चेंज इन प्रेशर अपॉन गामा P, करेक्ट। तो चेंज इन प्रेशर से चेंज इन प्रेशर को कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा गामा P, यानी कि जो बल्क मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस किसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वल टू, सॉरी आइसोथर्मल नहीं है तो एडियाबैटिक, सॉरी एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स एंड प्रेशर ऑफ गैस, सिंपल। अगर आपको इसी में पूछे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी का आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इज द रिवर्सिबल और रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, वैल्यू पुट कर दीजिए वहां से, तो क्या हो जाएगी 1 गामा P, यानी कि यहां से कंप्रेसिबिलिटी फॉर एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एडियाबैटिक इंडेक्स इनटू प्रेशर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 फॉर्मूले हुए आपके पास, पहला आइसोथर्मल के लिए 2 फॉर्मूले हुए, बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर, और मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल के लिए इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट एडियाबैटिक के लिए 2 फॉर्मूले मिले आपको, एडियाबैटिक के लिए जो बल्क मॉडुलस रहेगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एडियाबैटिक इंडेक्स इनटू प्रेशर ऑफ गैस, सिंपल। और इसी का अगर एडियाबैटिक के लिए कंप्रेसिबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा P, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, ऑप्शन में टिक करना है आपको, डायरेक्ट ऑप्शन में यही गिवन होंगे, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये रिजल्टेंट याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम आगे से और आगे वाले पार्ट को और कवर करेंगे, ठीक है। आज तक की वीडियो में यही काफी है, ठीक है, टेक केयर।